बाद सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। आज पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र के दौरे पर हैं। हेलीपैड पर सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी प्रसिद्ध महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां पर सीएम ने माता महाकाली की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। सीएम धामी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भी शिरकत करने पहुंचे थे। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की आपकी स्क्रीन पर, जहां कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए हैं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। महाकाली मंदिर में भी पूजा अर्चना में उन्होंने हिस्सा लिया और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भी शामिल हुए। तो लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर गंगोलीहाट से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव देख रहे हैं। लाइव आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गंगोलीहाट से सीएम धामी लाइव है। तो तमाम तरह के कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं। देश भर में विशेष उत्सव मनाया जा रहा है जन्माष्टमी पर। इस बीच उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ जहां पर जन्माष्टमी का आयोजन किया गया है, जहां पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए और उससे पहले उन्होंने मंदिर में भी दर्शन किए, मां काली की पूजा अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। क्योंकि एक एक पल बहुत कीमती है, हम ज्यादा समय। तो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं गंगोलीहाट से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आप देख रहे हैं। रविवार को विकासनगर से देहरादून जा रही पिकअप अचानक से बेकाबू होकर डंपर से जा टकराई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा रही है। हादसे में पिकअप सवार एक की मौत हो गई थी, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि सेब से लदी पिकअप देहरादून मंडी जा रही थी कि तभी विकासनगर के चांद चक के पास हादसा हो गया। बंदे दोनों इसमें मौजूद है। तो देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप। गाड़ी में सवार एक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। कल ये विकासनगर में हादसा हुआ था, जिसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बेकाबू पिकअप की ट्रक से टक्कर हुई और हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक्सीडेंट हुआ है, ये है चमोली के पंगरो गांव में कुदरत के कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंगरो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है और 90 से ज्यादा घर इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ घर बर्बाद हो चुके हैं, कुछ लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में किस कदर बर्बादी हुई है। गांव के ऊपर भूस्खलन हो रहा है, जो पूरे गांव को चपेट में ले रहा है। मलबा और बड़े बड़े पत्थर गांव की तरफ आ रहे हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली से लोग काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल से गांव आपदा की चपेट में है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। काफी बाढ़ ज्यादा हो गई है और जो ये पेड़ पौधे हैं वो जो हमारे तरफ और ज्यादा पलट रहा है और कभी भी खतरा हो सकता है। पूरे गांव के लिए खतरा है। इधर 54 परिवार तो चपेट में है। अब जो है इसके अंतर्गत आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी। कल रात परसों रात से जो है हम उधर ही सो रहे हैं। लोग बाग आ रहे हैं अपने इधर। रात को बारिश आई तो लोग सब सो रखे थे, तो ऊपर से आवाज़ आई कि भागो भागो, तो लोग उधर भाग गए मंदिर की साइड। अच्छा। तो यहाँ पूरा नाला गदेरा, पूरा लोगों ने रात को गाय भैंस सारे उधर भेज दिया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के पास 5 दिन से बंद है। पहाड़ी से बार बार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ टूटने के बाद भी बड़े बड़े हरे पेड़ मलबे के साथ नीचे आ गए हैं। आवाजाही बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मॉनसून में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ी दरक रही है, जो कि भारी मुसीबत बन गई है।
उत्तरकाशी में मोरी के लिवाड़ी गांव से एक वीडियो सामने आया जिसमें गांव के कुछ लोग उफनती हुई सुपिन नदी पर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस क्षेत्र में 3 अगस्त को भी सभी अस्थायी पुल नदी की तेज बहाव में बह गए थे। अब लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके बाद गांव के लोगों ने खुद लकड़ी का पुल बनाने की शुरुआत की है। केदारघाटी में पैदल रास्तों को ठीक करने का काम लगातार जारी है। पैदल रास्तों को 6 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर 2 पैदल पुल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नया वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है ताकि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, पिछले दिनों केदारघाटी में आई आपदा में पैदल रास्ते और पुल तबाह हो गए थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करना चाहते हैं, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया और वो चाहकर भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर सके। आपने कहा है कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी घोषित करना चाहते थे। कौन लोग थे जिन्होंने आपको रोका? कौन लोग थे वो लोग, जरा बताइए। सबको मालूम है, जिन लोगों ने 2016 में सरकार गिराने की साजिश की और गिराई, राष्ट्रपति शासन लगवाया, और हम जो हमारे बढ़ते हुए कदम थे गैरसैंण की दिशा में, उन कदमों पर ब्रेक लगाने का काम किया। श्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो लोग गए उस समय सरकार से बाहर, वो सब लोग जो है हैं जिन्होंने हमको राजधानी बनाने के कदम नहीं उठाने दिए। यहाँ तक कि हम समय पर सचिवालय भवन नहीं बना सके, निर्माण शुरू नहीं करवा सके। क्या कहा सर इन लोगों ने उस समय आपसे? किस तरीके का प्रेशर आप पर बिल्डअप किया उस समय? इनको ये लगा कि जिस तरफ हरीश रावत सरकार को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार चल रही है, यदि ये स्थिति रही तो अब इनके मन में क्या था ये तो वो जाने, लेकिन इन्होंने जो है उस समय सरकार को गिरवा करके राष्ट्रपति शासन लगवा करके राज्य को जो है स्थायी मतलब गैरसैंण को राजधानी बनने से रोका। और सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अब अगर आपकी सरकार बनती है तो ये तो जरूरी नहीं कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप किस कैपेसिटी के हिसाब से कह रहे हैं कि आप उसको स्थायी राजधानी घोषित करें? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेतृत्व ने, जिसमें हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा हृदय जी और श्री प्रीतम सिंह जी सम्मिलित हैं, सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर विधानसभा के पटल पर इस बात को कहा है कि हम गैरसैंण में पूर्ण राजधानी बनाएंगे जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो। ये उनका बयान, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। कैलेंद्र रेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर हरीश रावत गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे तो पार्टी में टूट के बावजूद भी उनकी ही सरकार रही, तब क्यों नहीं राजधानी घोषित कर दी गई? है अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। चाहते थे कि नहीं चाहते थे, ये किसी को क्या मालूम। उनके जाने के बाद भी आप सत्ता में रहे। अगर चाहते थे तो तब क्यों नहीं कर दिया? तो दूसरों पर दोषारोपण करना आसान है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ये नकारात्मक एक दोषारोपण है। इस बातों में कुछ दम नहीं है। हरीश रावत जी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की राजनीति में। कोलकाता के हॉस्पिटल में डीजीपी ऑफिस से सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्कूलों, कॉलेजों के साथ अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, जिनकी लाइव फीड भी पुलिस के सर्वर पर रखे, जिससे किसी भी अनहोनी के दौरान पुलिस फौरन एक्शन ले सके। तो हॉस्पिटल जो है हमेशा ही जो है एक संवेदनशील जगह रही है। स्कूल भी एक संवेदनशील जगह रहती है जहां माइनर्स बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे जगहों पे पुलिस का हमेशा ध्यान रहता है
पुलिस की ये प्रायोरिटी लिस्ट में रहती है, अस्पताल और स्कूल। और इसमें जो है समय समय पर जो है जिला के एसएसपी जो है, सीओ, थाना अध्यक्ष, इनके साथ जो है बैठकें करते हैं। वहां पर जो है विशेष गश्त लगाई जाती है, गाड़ियां अलग होती है, बीट कर्मचारी उसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनके साथ जो है वहां सीसीटीवी कैमरा जो है अलग से होते हैं। और भी इसको अभी स्ट्रांग किया जा रहा है। सभी इसकी जो है जो एसओपी इसके द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी एसओपी जारी की गई है उसको जो है और स्ट्रांग किया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर राजपुर इलाके में एक कार में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। गाड़ी में मिले 2 शवों में से एक महिला और एक पुरुष का शव है। दोनों की उम्र 45 से 50 के बीच बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल के लिए भिजवा दिया है। जांच के बाद पुलिस का कहना है कि दोनों के शवों पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है नशे की हालत में गाड़ी में एसी चलाकर सोने से दोनों की मौत हुई है। कोटद्वार के मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी पहले इलाके की रेकी करते थे, फिर रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस ने शातिर चोरों से 44 अलग अलग मंदिरों से चोरी की है। 1.5 लाख रुपए की कीमत की घंटियां भी बरामद की गई है। ये तीनों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण करते थे और रेकी करने के उपरांत जो मंदिर हैं वहां से घंटियों की चोरी किया करते थे। इन तीनों को हमारे टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो ये सामान बाहरी राज्यों में जाकर बेच देते थे उसको भी रिकवर किया गया है। 125 किलोमीटर लंबी कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। इस रेलवे लाइन का अंतिम स्टेशन है चमोली का सेवाई गांव। न्यूज 18 अलकनंदा के तट पर बसे सेवाई गांव पहुंचा है। क्या है प्रोजेक्ट और सेवाई का ग्राउंड स्टेटस, ये रिपोर्ट देखिए। एक 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर 12 स्टेशन बन रहे हैं। इन्हीं में से अंतिम स्टेशन है कर्णप्रयाग का सेवाई गांव। अलकनंदा के तट पर बसा सेवाई अपनी उपजाऊ भूमि और लहलहाते खेतों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस जमीन का रेलवे स्टेशन के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। सेवाई आने के लिए अलकनंदा के ऊपर मोटर पुल भी बना लिया गया है, लेकिन सेवाई में अभी रेलवे स्टेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। सेवाई के खेतों में स्टोन क्रशर और डंपिंग जोन बनाया गया है। सेवाई से गौचर तक बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी सुरंग का मलबा सेवाई में डंप किया जा रहा है। मशीनों की गड़गड़ाहट से ग्रामीण परेशान हैं, तो डंपिंग जोन से उड़ती धूल से रही सही खेती भी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। खेत में कुछ नहीं होता, अभी सारे इलाका जो है प्रदूषण से घिर गया है। सभी जगहों से जो है हम लोग रात को भी जो है हमें परेशानी होती है, जब ब्लास्टिंग वगैरह होता है, गाड़ियां चलती हैं, ये जो है बड़े फॉग लाइन वगैरह गाड़ियां जो भी यहाँ पर काम करती है ना, उससे पूरी डिस्टर्बेंस जो है गांव को हो जाता है। सारी जमीन ले ली गई है, मुफ्त के भाव पे ली गई जमीन। गांव वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। बहुत डिंगे आकी थी, ये बना देंगे, सो करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। खाली धूल धकड़ी आ रही गाँव में। खेत भी गए, खेत भी, जमीन तो सारी गई ना। महसूस तो सब खत्म हो गई कहानी यहाँ सिवाई की, तो है कुछ रह नहीं गया। प्रदूषण हो रहा है कंपनी की तरफ से, कोई सुनता नहीं है। अभी शासन द्वारा पैसा भी नहीं दिया गया, भूमि का भुगतान नहीं किया गया पूरा। कई बार कह चुके हैं, लेकिन शासन द्वारा कुछ भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सेवाई गांव के पास अब जमीन का 1/4 हिस्सा भी नहीं बचा है। जो बचा है उसमें धान की जगह अब गाजर, घास और धूल ने ले ली है। लेकिन फिर भी लोग भविष्य को लेकर आशान्वित हैं कि अंतिम रेलवे स्टेशन होने की वजह से सेवाई का ये गांव एक दिन देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। कर्णप्रयाग का सेवाई गांव कभी अपने सिंचित खेतों, लहलाती खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के
अंतिम स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं, सिवाई के इन खेतों में जहां तक भी आपकी नजर जाती थी, हरी भरी धान इन खेतों में उगा करती थी, लेकिन अब यहाँ जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाजर घास दिखाई देगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 सिवाई चमोली। तो आज पूरे देश के साथ साथ ऋषिकेश में भी कृष्ण जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन्माष्टमी मनाने के लिए तीर्थ नगरी पहुंचे हैं। ऋषिकेश के मधुबनी आश्रम में दर्शकों के लिए काफी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और दर्शनों के लिए भी काफी भीड़ यहां पर लग रही है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ड्रेस और आभूषण वृंदावन और मुंबई से मंगाए गए हैं। मंदिर में विशेष थीम पर लाइटिंग की गई है। साथ ही ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में कृष्ण लीलाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। उत्तराखंड से लेकर देश के हर कोने में राधे कृष्ण का मंदिर सज चुका है। हर जगह पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है और इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से जयंती योग का निर्माण होगा। अति उत्तम श्री कृष्ण जयंती योग पड़ रहा है, अर्थात चंद्रोदय व्यापनी रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे उपस्थित है। वही वार पड़ रहा है, वही तिथि पड़ रही है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस योग का नाम ही रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जयंती योग कहलाता है और ऐसा दुर्लभतम योग कई हजार वर्ष बाद पड़ा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेंगे, ये मान लीजिए। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग में हुए लगातार ट्रांसफर से हेल्थ सिस्टम पटरी से उतर गया है। हालात ये है कि कई अस्पताल अब ताला लगने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, पिथौरागढ़ में हेल्थ सिस्टम पहले से ही पटरी से उतरा है, लेकिन अब जले में नमक का काम किया है भारी संख्या में डॉक्टर्स के हुए एक तरफा ट्रांसफर ने। पिथौरागढ़ में बीते एक महीने में 15 डॉक्टर्स को मैदानी जिलों में भेजा जा चुका है, जबकि इनके बदले एक भी डॉक्टर यहां नहीं आया और ये हाल तब है जब यहां पहले से ही दर्जनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर्स के एक तरफा ट्रांसफर होने से कई हॉस्पिटल में ताला लटकने को है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की इस हरकत ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। 16 डॉक्टर एक महीने के अंदर सरकार ने ट्रांसफर किए हैं। आज पिथौरागढ़ जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी चरमरा गई। जिले के डोंगलियाट, बेरीनाग, डीडीहाट, दारुचला, मुंशारी में बहुत सारी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सारे पद दिखते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ से फिर स्थानांतरण हो जाना, नए चिकित्सकों की भर्ती न होना, यहाँ के जो गरीब जनता है और जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल स्थितियाँ हुई। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है, फिर भी महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहां डॉक्टर के 174 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 70 पद पहले से ही खाली पड़े हैं। यही नहीं, जिन पदों पर तैनाती है उनमें भी 42 डॉक्टर पीजी के लिए जिले से बाहर हैं। के आसपास हमारे यहाँ पहले से शॉर्ट था और वर्तमान में जो है हमारे यहाँ कि 3 स्टेज में अलग अलग जो है ट्रांसफर हुए हैं। तो जो है कि एक डॉक्टर साहब डायरेक्टर बन के गए हैं और एमओ और जो है एसएमओ और कुछ 3-4 स्पेशलिस्ट का ट्रांसफर जो है कल वाली लिस्ट में था। जो कुल मिला के 15 लोगों का ट्रांसफर हुआ। कहने को तो पिथौरागढ़ में बेस अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की तैनाती सालों गुजरने के बाद भी नहीं हुई है। ऐसे में शासन से हुए ट्रांसफरों की कीमत अब मुख्यालय के साथ ही तहसीलों के अस्पतालों को भी चुकानी पड़ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बेरुखी का ये हाल तब है जब पिथौरागढ़ में नेपाल के साथ ही चंपावत के मरीज भी इलाज के लिए पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, यहाँ पर कांग्रेस नेता सोनिया आनंद पर मामला दर्ज हुआ है। आरुषि सुंदरियाल
की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। सोनिया आनंद पर फ्लैट में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। कोतवाली डानलवाला में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज इंटरनेशनल डॉग डे है। डॉग और इंसानों के बीच प्यार की कड़ी सदियों से जुड़ी है। हालांकि हर डॉग इतना खुशकिस्मत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख करते हैं। देखिए, अक्सर गली मोहल्ले में घूमते हुए कुत्तों पर क्या आपने कभी गौर किया है? ज्यादातर लोग इनको आवारा समझकर भगा देते हैं, लेकिन देहरादून के कुछ डॉग्स लवर युवाओं ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक ऐसा आशियाना तैयार किया है जहां बीमार और एक्सीडेंट में घायल हुए स्ट्रीट डॉग्स को हर प्रकार का ट्रीटमेंट और भोजन दिया जाता है। पिछले 4 सालों से गरिमा कुछ युवाओं के साथ डॉग्स का रेस्क्यू कर उनका ट्रीटमेंट कर रही है। साथ ही डॉग्स के लिए शेल्टर भी खोल रखा है। अभी लगभग हमारे पास 35 डॉग्स हैं और सारे हमारे स्पेशली एबल्ड ही एनिमल्स हैं हमारे पास। जैसे कोई पैरालाइज्ड है, कोई बच्चा ब्लाइंड है, कोई डेफ है, तो सबकी नीड्स स्पेशल है और हर किसी को एक इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। हम टीम मेंबर्स हैं, साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स भी हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आते हैं टाइम पे शेल्टर। इनके शेल्टर में करीब 30 वो डॉग्स हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है या घायल है। गरिमा और उनसे जुड़े सभी युवाओं को जैसे ही किसी डॉग्स के बारे में जानकारी मिलती है, वो उसका रेस्क्यू कर अपने शेल्टर में लेकर आते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर जनता से अपील करते हैं कि लोग उस डॉग्स को गोद लें। अभी तक 50 से ज्यादा डॉग्स को लोगों ने गोद भी लिया है। केयर तो देखो, जैसे हम घर में जैसे फैमिली होता है, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम उसी तरह से इनकी केयर करते हैं। बाकी जैसे कोई हमारे पास आता है, जैसे हमारा जो शेल्टर है वो रेस्क्यू मतलब जो एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं। भले ही ये डॉग्स अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, लेकिन इस ग्रुप ने इनका दर्द समझा और सड़कों से उठाकर एक आशियाना दिया। इस ग्रुप की ये भी कोशिश रहती है कि इन डॉग्स को कोई अपना ले ताकि इन्हें भी अपना घर मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।